So let's start another case in electrochemistry. और ये केस है हमारे पास सिंक एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन का सिलेक्शन होगा फ्रॉम द डेटा बुकलेट. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सिर्फ एक ही इक्वेशन गिवन है हमारे पास, उसको हम यहाँ लिखेंगे. Two hydrogen ions gaining two electrons, converting into hydrogen gas, and its standard electrode potential value is 0.00 volt. जिंक हाफ सेल से रिलेटेड भी एक ही इक्वेशन गिवन है हमारे पास डेटा बुकलेट में. हम उसको लिखते हैं जिंक हाफ सेल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, रिवर्सिबल साइन जिंक, और इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है -0.76 वोल्ट. हमने लास्ट क्लास में कंबाइनिंग हाफ सेल सीखा था और हमने उसमें ये बताया था कि अगर एक वैल्यू प्लस हो और एक वैल्यू माइनस हो तो हाफ सेल्स को कंबाइन कैसे किया जाएगा, राइट. अब हम उसी बात को थोड़ा सा और अपग्रेडेड वर्जन में लेकर आते हैं और अब हम ये कहते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव हाफ सेल का नाम देंगे. इस पूरे के पूरे हाफ सेल को क्या नाम दे देंगे? पॉजिटिव हाफ सेल. और क्योंकि ये हाफ सेल पॉजिटिव है इसलिए इसको हम डायग्राम में पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे. इस पॉजिटिव हाफ सेल की इक्वेशन को हम रिडक्शन इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे. और इस रिडक्शन इक्वेशन की जो एससीपी की वैल्यू है उसको हम ई नॉट राइट में प्लग इन करेंगे. ओके. हम सब जानते हैं कि इस जिंक हाफ सेल की एससीपी की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब हम इसको नेगेटिव हाफ सेल का नाम देंगे. इसको अब हम डायग्राम में नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे. और हमने कंबाइनिंग हाफ सेल्स में बताया था कि जिस हाफ सेल की एससीपी की वैल्यू नेगेटिव होती है उस हाफ सेल को हमेशा ऑक्सीडेशन इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं. तो इसको हम ऑक्सीडेशन इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे. और इसकी वैल्यू को हम प्लग इन करेंगे ई नॉट लेफ्ट में. सो लेट मी मेक द डायग्राम फर्स्ट. ये आपका वोल्ट मीटर हो गया. क्योंकि जिंक हाफ सेल की वैल्यू नेगेटिव है इसलिए इसको हमने नेगेटिव हाफ सेल दिया और हमने कहा था कि नेगेटिव हाफ सेल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉ होगा डायग्राम में, और जो पॉजिटिव हाफ सेल होता है वो डायग्राम में हमेशा राइट हैंड साइड पे ड्रॉ होगा. तो मेरी डायग्राम हो गई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की. ठीक है.
ऑलराइट, सो देखें इक्वेशन में हमारे पास जिंक मेटल है, इसका मतलब ये जिंक इलेक्ट्रोड होगा। इक्वेशन में हमारे पास जिंक आयंस हैं, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, इस इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्ट होगा जिंक सल्फेट का, क्योंकि सिर्फ जिंक आयंस अकेले नहीं मिल सकते, वो यकीनन किसी न किसी सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इस जिंक सल्फेट में जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी 1 मोल पर डीएम क्यूब, जिसको मैं केमिस्ट्री में 1 मोलर लिख रहा हूँ। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस 1 मोलर लिखो 1 मोल पर डीएम क्यूब लिखो, दोनों एक ही चीज है। आप नोट करो, इस हाफ सेल में जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उसी की बेसिस पे मैंने ये डायग्राम कंस्ट्रक्ट की है। जिंक मेटल था तो जिंक इलेक्ट्रोड यूज किया, जिंक आयंस था तो 1 मोल पर डीएम क्यूब जिंक आयंस का इलेक्ट्रोलाइट यूज किया। ऑलराइट, आप नोट करें ये हाइड्रोजन गैस है, इसका मतलब हम यहां से हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस करेंगे 1 atm प्रेशर, अंडर 298 केल्विन, राइट। ये हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस किया, ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, ऑब्वियसली ये इसका इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन आयन नहीं होगा, वो यकीनन एक एसिड से मिल रहा होगा, लेट्स से वो एसिड है, और इस एसिड में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमने 1 मोल पर डीएम क्यूब ली हुई है, और 1 मोल पर डीएम क्यूब को हम 1 मोलर लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। दोनों हाफ सेल का इंटरनल सर्किट कंप्लीट होगा सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। इसका भी फंक्शन बताएंगे, इसकी कॉम्पोजिशन बताएंगे कि क्या है। ऑब्वियसली जब दो हाफ सेल्स कनेक्ट होते हैं तो हमें ईएमएफ हासिल होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी कहते हैं, जो कि हमने कंबाइनिंग हाफ सेल में भी आपको बताया। तो हम जो भी ई नॉट सेल हमें मिलेगा वो इस वोल्ट मीटर पे हमें बकायदा नजर आएगा, उसकी वैल्यू नजर आएगी। ठीक है, हमने डिसाइड किया था कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव हाफ सेल का नाम देंगे, तो हम इसको पॉजिटिव हाफ सेल का नाम दे देते हैं। हमने कहा था कि जो पॉजिटिव हाफ सेल होता है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल भी बोलेंगे, तो एग्जामिनर ये हमसे पॉजिटिव टर्मिनल डिटरमिन करवाएगा, हम इस तरह से लिखेंगे। हम सब जानते हैं कि ये एससीपी की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए हम इसको नेगेटिव हाफ सेल का नाम दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है हमने इसको नेगेटिव टर्मिनल कहा हुआ है, तो नेगेटिव टर्मिनल हम इस तरह से अप्लाई करेंगे। याद रखिएगा एक्सटर्नल सर्किट है ये आपका, राइट। इस एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रॉम नेगेटिव हाफ सेल टू पॉजिटिव हाफ सेल होगा, और ये बात हमने तमाम केसेस के लिए फिक्स कर दी है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव हाफ सेल टू पॉजिटिव हाफ सेल इन द एक्सटर्नल सर्किट। ओके, मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करना चाहता हूँ, एंड फॉर दैट मैं इन दोनों इक्वेशंस को कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे हम इसको कंबाइन करेंगे। कंबाइनिंग हाफ सेल्स ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं मैं आपके साथ कि अगर एक वैल्यू प्लस हो एक वैल्यू माइनस हो एससीपी की, तो हम कैसे हाफ सेल कंबाइन करेंगे। हम सब जानते हैं कि ये वैल्यू प्लस है एज पर कंडीशन एंड क्राइटेरिया। इस इक्वेशन को हम रिडक्शन फॉर्म में लिखेंगे, ये ऑलरेडी रिडक्शन फॉर्म में है तो इसको एज इट इज कॉपी करेंगे। इस इक्वेशन को हम ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन अभी रिडक्शन फॉर्म में है। ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखने के लिए इस इक्वेशन को हम फ्लिप करेंगे, रिमेंबर हम इक्वेशन फ्लिप करें, ये वैल्यू फ्लिप नहीं करेंगे। दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस है तो हम कैंसिल आउट करेंगे, और जब दो हाफ सेल कंबाइंड होते हैं तो फुल सेल इक्वेशन बनती है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ओवरऑल सेल इक्वेशन। तो ये हमारे पास ओवरऑल सेल इक्वेशन आ गई। ये मेटल है तो इसका मीडियम होगा सॉलिड,
ये आयन है तो उसका मीडियम होगा एक्वस, ये भी आयन है तो इसका मीडियम होगा एक्वस, और हाइड्रोजन जो है वो गैस फॉर्म में होगी तो ये गैस होगा। ओके, ये कंबाइनिंग हाफ सेल हो गया। यहां से हम ई नॉट सेल की वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं, और ई नॉट सेल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट का। ई नॉट राइट की वैल्यू हमारे पास 0.00 वोल्ट, उसको प्लग इन करते हैं, माइनस ई नॉट लेफ्ट की जो वैल्यू है वो हमारे पास -0.76 वोल्ट है, इसको एज इट इज प्लग इन करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम साइन कभी भी चेंज नहीं करते, सिर्फ इक्वेशन फ्लिप करते हैं। ये हो जाएगा 0.00 वोल्ट, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो ये हो जाएगा 0.76 वोल्ट। तो यहां से ई नॉट सेल की वैल्यू हमें मिल जाएगी प्लस 0.76 वोल्ट। हम सब जानते हैं कि ये वैल्यू प्लस है, हम सब जानते हैं कि ये वैल्यू प्लस 0.3 वोल्ट से ज्यादा है, देन इट मीन्स कि ये रिएक्शन feasible भी होगा, which is also called spontaneous। और जाहिर सी बात है ये वैल्यू ई नॉट सेल की +0.3 वोल्ट से ज्यादा है, इसलिए रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। और क्योंकि रिएक्शन कंप्लीशन पे जा रहा है, यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, which is why हमने यहाँ पर इरिवर्सिबल साइन अप्लाई किया। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम यहाँ से कुछ कंक्लूजन्स भी डिटरमिन करते हैं। हम सब जानते हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसलिए वो हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस, which is why this reaction is also called displacement reaction। आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रीडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, तो हम इसको रीडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप जानते हैं कि जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयंस में ऑक्सीडेशन की वजह से, विच इज व्हाई हम कह सकते हैं कि जिंक डिसॉल्व्स ड्यूरिंग द रिएक्शन। आप नोट कीजिए, जब ये रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बबल्स ऑफ गैस इज गिवन ऑफ। आपसे टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस यूजुअली A2 में पूछते नहीं है, लेकिन अगर पूछ लेंगे तो आप लिख दीजिएगा कि बर्न्स विद पॉप साउंड विद ब्लू फ्लेम। नेक्स्ट हम यहाँ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी डिटरमिन करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहते हैं जो खुद रिड्यूस हो जाता है। इक्वेशन से देख के पता चल रहा है कि हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन वुड बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट उससे कहते हैं जो खुद ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑक्सीडाइज होता है। हम जानते हैं कि जिंक मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक आयंस में, तो हम यहाँ लिखेंगे जिंक मेटल। तो ये इस रिएक्शन से ऑब्जर्वेशन हो गई हमारी। इसके बाद हम यहाँ पर सेल कन्वेंशन भी लिखेंगे। सेल कन्वेंशन इज आल्सो कॉल्ड कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन, और उसको लिखने का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है फॉर ऑल द क्वेश्चंस फॉर ऑल द केसेस। और प्रोटोकॉल ये है कि सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन फॉर्म लिखेंगे। ऑक्सीडेशन फॉर्म कह रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले ऑक्सीडेशन फॉर्म लिखी जाएगी, फिर सॉल्ट ब्रिज लिखा जाएगा, और फिर रिडक्शन फॉर्म लिखी जाएगी। ऑक्सीडेशन फॉर्म और रिडक्शन फॉर्म इस ओवरऑल इक्वेशन से हम हमेशा जज करेंगे हर केस में। इस इक्वेशन से मुझे पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन जो है वो जिंक मेटल में हो रही है, जो कि कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयंस में, तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे।
ये जिंक मेटल इज कन्वर्टेड इनटू जिंक आयंस। ये मेटल है तो इसका मीडियम सॉलिड, और ये आयन है तो इसका मीडियम एक्वस। अब जाहिर सी बात है, आपके पास एक सॉलिड है और एक एक्वस है, तो इन दोनों स्टेट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इन दोनों स्टेट्स के दरमियान एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन को केमिस्ट्री में कहा जाता है इलेक्ट्रोड इंटरफेस। स्टेट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन फॉर्म। अब हमने बनाना है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को हमेशा हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डबल डॉटेड लाइन भी हो सकती है, डबल सॉलिड लाइन भी हो सकती है। मैंने इस वक्त डबल सॉलिड लाइन बनाई है। ये आपका सॉल्ट ब्रिज हो गया है। अब हम लिखेंगे रिडक्शन फॉर्म। तो रिडक्शन फॉर्म के लिए हमारे पास हाइड्रोजन आयन है और हम उसको कन्वर्ट करें हाइड्रोजन गैस में। सो ये हाइड्रोजन आयन है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू हाइड्रोजन गैस। आप नोट करें, इस इक्वेशन में हाइड्रोजन आयन के 2 मोल्स थे, तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो इस सेल कन्वेंशन में लिखे जाते हैं। ये आयन है तो मीडियम एक्वस, और ये गैस। और हम सब जानते हैं कि भाई हमने यहां पर प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड यूज किया था, तो हमें इस प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड को लिखना बहुत जरूरी है। इसको भी हम सेल कन्वेंशन में यहां लिख देते हैं। इसका मीडियम सॉलिड होगा। अब हम सब जानते हैं कि दो स्टेट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए इलेक्ट्रोड इंटरफेस आता है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रोड इंटरफेस अप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड इंटरफेस अप्लाई करेंगे। एंड दैट्स द सेल कन्वेंशन। तो आपको क्या करेगा, एग्जामिनर ये सेल कन्वेंशन दे देगा और आपसे कहेगा कि ये डायग्राम ड्रॉ करो और ये पूरी वर्किंग करके दिखाओ। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड जिंक हाफ सेल का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। एंड आई होप इट मेक सेंस टू यू कि हम किस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव हाफ सेल, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव हाफ सेल लेंगे और किस तरह से इक्वेशंस को एडजस्ट करेंगे। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम एक और एग्जांपल करते हैं। कॉपर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को देखेंगे। उसकी एक ही इक्वेशन डेटा बुकलेट के अंदर गिवन है। ये लिखिए, इसकी एसीपी की वैल्यू हमने 0.00 वोल्ट बताई हुई है। इसको लिखेंगे। कॉपर से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। डेटा बुकलेट में जाएंगे तो कॉपर की डिफरेंट इक्वेशंस एग्जिस्ट करेंगी। लेट मी शो यू दोज इक्वेशंस। ये देखिए, कॉपर की एक इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, थर्ड इक्वेशन ये है, फोर्थ इक्वेशन ये है। याद रखिएगा कि 99.99% केसेस में कॉपर की हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे जिसकी वैल्यू +0.34 वोल्ट है। बाकी ये दो इक्वेशंस कब यूज होंगी, ये भी इंशाल्लाह ताला लेक्चर में अकोमोडेट करेंगे कि कैसे जज करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को कि ये यूज करनी है। ठीक है, बट 99.99% केसेस में दिस इक्वेशन। सो कॉपर आइंस हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिवर्सिबल साइन कॉपर, और इसकी एसीपी की वैल्यू है +0.34 वोल्ट। याद रखिएगा, किसी भी केस में एग्जामिनर कॉपर मेटल कह दे, कॉपर 2 आइंस कह दे, कॉपर क्लोराइड कह दे, कॉपर सल्फेट कह दे, कॉपर नाइट्रेट की टर्म यूज कर ले,
इन तमाम केसेस में कॉपर की एससीपी की वैल्यू क्या ली जाएगी? +0.34 वोल्ट। मतलब इनमें से कोई भी चीज प्रोवाइड करे एग्जामिनर पेपर में, इक्वेशन हमेशा ये वाली यूज होगी। ठीक, हम सब जानते हैं कि ये मोर पॉजिटिव है, तो जब ये मोर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव टर्मिनल कंसिडर किया जाएगा, पॉजिटिव हाफ सेल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम एज इट इज रिडक्शन फॉर्म में लिखेंगे अपने पास, यानी रिडक्शन इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। और अगर मैं इसको रिडक्शन इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहा हूं तो ऑब्वियसली इसकी एससीपी की वैल्यू को मैं ई नॉट राइट के फॉर्मूले में प्लग इन करूंगा। ओके, हम सब जानते हैं कि ये वैल्यू दिस टाइम लेस पॉजिटिव हो गई है, तो जो लेस पॉजिटिव होती है उसको हमेशा नेगेटिव हाफ सेल कहा जाता है, उसको हमेशा नेगेटिव टर्मिनल कहा जाता है। उसको हमेशा ऑक्सीडेशन इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जाता है, और उसकी वैल्यू को हमेशा हम ई नॉट लेफ्ट के फॉर्मूले में प्लग इन करते हैं। ओके, लेट मी मेक द डायग्राम फर्स्ट। ये आपका वोल्ट मीटर हो गया। अब आपके पास दोनों हाफ सेल की वैल्यू पॉजिटिव है, तो जो मोर पॉजिटिव वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हाफ सेल लिया हुआ है, वो राइट हैंड साइड पे ड्रॉ होगा डायग्राम में। और जो लेस पॉजिटिव हाफ सेल वैल्यू है उसको हमने नेगेटिव हाफ सेल कहा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल कहा हुआ है, वो हमेशा डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉ होगा। इसका मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉ होगा दिस टाइम। माय बैड। ओके, ठीक है, लेबल करते हैं इसको। ये टेक्निकली वोल्ट मीटर, बेटा इसको हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर भी कहते हैं, और जब हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर कहते हैं तो उसको वोल्ट मीटर नहीं फिर पोटेंशियोमीटर कहते हैं। तो हो सकता है कुछ पेपर्स के अंदर वोल्ट मीटर की जगह पोटेंशियोमीटर की टर्म यूज की हुई हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। फर्क सिर्फ ये कि ये मेजर करेगा वोल्टेज, पोटेंशियोमीटर जो है वो हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर होता है, वो भी मिनिमम वोल्टेज मेजर कर लेता है। हम यहाँ से हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड ऑब्वियसली हम इसको 1 atm प्रेशर पे इंट्रोड्यूस करेंगे अंडर 298 केल्विन। ये आपका प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ऑब्वियसली 1 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोजन आयन होगा। यानी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 मोल पर डीएम क्यूब होगी। सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन HCl ले रहे हैं हम,
ठीक, आप नोट करें, इक्वेशन में हाइड्रोजन गैस थी, हमने उसको इंट्रोड्यूस किया, इक्वेशन में हाइड्रोजन आयन है, हमने उसका इलेक्ट्रोलाइट किया, यानी जो इन्फॉर्मेशन इक्वेशन में गिवन थी उसी को हमने डायग्राम में कन्वर्ट किया। आप नोट करें यहाँ पर कॉपर मेटल है, इसका मतलब ये कॉपर इलेक्ट्रोड होगा। ये कॉपर इलेक्ट्रोड इस कॉपर आयन के इलेक्ट्रोलाइट में डिप हुआ हुआ है, एंड ऑब्वियसली ये कॉपर आयन अकेला तो नहीं मिलेगा, ये तो सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो लेट्स सपोज ये कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है, और इस कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट में गाइस वी हैव 1 मोल पर डीएम क्यूब कॉपर आयंस, जिसको हम 1 मोलर कह रहे हैं, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर आयंस। ठीक है, इन दोनों हाफ सेल्स को हम कनेक्ट कर देते हैं सॉल्ट ब्रिज के साथ, ये इंटरनल सर्किट कंप्लीट करने के लिए यूज होता है। सॉल्ट ब्रिज, हम सब जानते हैं कि कॉपर की एसिपी की वैल्यू मोर पॉजिटिव है, इसलिए दिस टाइम ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव हाफ सेल है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल है और नेगेटिव हाफ सेल है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम नेगेटिव हाफ सेल टू पॉजिटिव हाफ सेल इन द एक्सटर्नल सर्किट, ये बात हमने फिक्स की हुई है। ओके, सो हम यहाँ से सोल्यूशन लेते हैं, बल्कि सोल्यूशन से पहले इन दोनों इक्वेशंस को कॉपी कर लेते हैं ताकि हम इन दोनों को कंबाइन कर लें अगले पेज पे। ठीक, सो इनको कंबाइन करते हैं। कॉपर की इक्वेशन को रिडक्शन फॉर्म में एज इट इज कॉपी करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो रिडक्शन फॉर्म में है। हाइड्रोजन की वैल्यू, एससीपी की वैल्यू लेस पॉजिटिव है, इसलिए उसको ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखने के लिए फ्लिप करके लिखेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं, विच इज वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करेंगे और हमारी ओवरऑल इक्वेशन होगी हाइड्रोजन प्लस कॉपर आइन, हाइड्रोजन आइन प्लस कॉपर, ये हमारी फुल सेल इक्वेशन हो गई, जिसको हम ओवरऑल सेल इक्वेशन भी कहते हैं। ये गैस, एक्वस, एक्वस एंड सॉलिड। ठीक है, मेटल है तो सॉलिड होगा। हम यहां से ई नॉट सेल की वैल्यू भी डिटरमिन करते हैं। ये हो जाएगा ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ई नॉट राइट में मोर पॉजिटिव वैल्यू प्लग इन करेंगे विच इज 0.34 वोल्ट, ई नॉट लेफ्ट में लेस पॉजिटिव वैल्यू प्लग इन करेंगे विच इज 0.00 वोल्ट। सो ई नॉट सेल ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी प्लस 0.34 वोल्ट, एंड ऑब्वियसली वैल्यू प्लस है तो रिएक्शन फीजिबल होगा। वैल्यू प्लस 0.3 वोल्ट से ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। कुछ ऑब्जर्वेशंस भी ले लेते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन कि आप नोट करें कि ये कॉपर फॉर्म हो रहा है, कॉपर मेटल फॉर्म हो रहा है, ये कॉपर मेटल इस कॉपर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, जिसकी वजह से मास ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इंक्रीज होगा विद टाइम। कॉपर मेटल is deposited at copper electrode
So mass of copper electrode increases with time. दूसरी ऑब्जर्वेशन आप नोट करें, ये कॉपर आयंस कन्वर्ट हो रहे हैं कॉपर मेटल में. सो विद टाइम कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट में कम होगी, और जब कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट में कम होगी तो जाहिर सी बात है इस कॉपर आयन का जो पेल ब्लू सोल्यूशन है वो फेड हो जाएगा. As a concentration of copper ion decreases, the pale blue solution turns colorless over the period of time. Okay. Next, इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा जो खुद रिड्यूस हो, और आप जानते हैं कि कॉपर आयन रिड्यूस हो रहे हैं कॉपर मेटल में, तो इसका मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कॉपर आयंस होगा. जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है. आप नोट करें, हाइड्रोजन आयंस जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट हो रहा है. इसका मतलब हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. बाय द वे A1 केमिस्ट्री में मैंने बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. ओके, तो आप ये भी ध्यान में रख के बात कर सकते हैं. सेल कन्वेंशन की बात करते हैं हम. सेल कन्वेंशन में हम सबसे पहले लिखते हैं ऑक्सीडेशन फॉर्म एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल. और ऑक्सीडेशन हो रही है हाइड्रोजन गैस में, वो कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन आयंस में, जैसे यहाँ लिखा हुआ इक्वेशन में एज इट इज मैं भी लिखूंगा. सो ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस इज कन्वर्टिंग इनटू हाइड्रोजन आयन. जो भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ओवरऑल इक्वेशन में वो सेल कन्वेंशन में मेंशन किए जाते हैं. ये गैस है, ये एक्वस है. इस हाफ सेल के लिए हमने प्लैटिनम को एज एन इलेक्ट्रोड यूज किया तो प्लैटिनम भी लिखेंगे. और प्लैटिनम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन सॉलिड होता है. दो स्टेट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इलेक्ट्रोड इंटरफेस यूज करते हैं. ये हमारी ऑक्सीडेशन फॉर्म हो गई. अब हम बात करेंगे सॉल्ट ब्रिज की. सॉल्ट ब्रिज को हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ये डबल लाइन सॉलिड भी हो सकती है, डॉटेड लाइन भी हो सकती है. रिडक्शन फॉर्म की बात करते हैं. रिडक्शन हो रही है जनाब कॉपर आयंस में, वो कन्वर्ट हो रहे हैं कॉपर मेटल में. तो ये कॉपर आयंस कन्वर्ट हो रहे हैं कॉपर मेटल में. ये आयन है तो मीडियम एक्वस होगा, ये मेटल है तो मीडियम सॉलिड होगा. अगेन इन दोनों को हम डिस्टिंग्विश करेंगे इलेक्ट्रोड इंटरफेस से. ओके, ये हमारी सेल कन्वेंशन हो गई. लेकिन नोट करने की बात एक ये थी कि जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नेगेटिव, माय बैड, जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल और नेगेटिव हाफ सेल के तौर पे इस्तेमाल होगा, प्लैटिनम को हमेशा हम स्टार्ट में लिखेंगे, यानी सॉल्ट ब्रिज के पास नहीं लिख सकते. बिल्कुल इसी तरह से अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हाफ सेल के तौर पे यूज हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल के तौर पे यूज हो रहा है, तो हम सेल कन्वेंशन में उसको एंड में लिखेंगे, यानी अगेन हम सॉल्ट ब्रिज के पास नहीं लिख सकते. तो प्लैटिनम या तो एंड में आएगा जस्ट लाइक इन दिस केस, या फिर स्टार्ट में आएगा जस्ट लाइक इन दिस केस. सॉल्ट ब्रिज के पास नहीं लिख सकते. वन मोर थिंग, हम सॉल्ट ब्रिज यूज कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज
5% सोल्यूशन होता है पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट का। जरूरी नहीं है कि हम पोटेशियम नाइट्रेट ही लें, हम इसकी जगह पे सोडियम नाइट्रेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम पोटेशियम क्लोराइड लें, हम इसकी जगह पे सोडियम क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा। 5% का मतलब ये होता है कि 95% वाटर है और 5% हमने इस कंपाउंड को लिया था। यूज बहुत आसानी से करते हैं। हम सबसे पहले इसका सोल्यूशन बनाएंगे और सोल्यूशन बना के उसमें फिल्टर पेपर को सोक कर देंगे। सोक्ड filter paper in 5% पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूशन। आप कोई सा भी सोल्यूशन ले सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट। मैंने रेफरेंस के तौर पे पोटेशियम नाइट्रेट लिया। ठीक है। सॉल्ट ब्रिज के दो फंक्शंस होते हैं। सॉल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन होता है इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट। और दूसरा होता है कि ये नेगेटिव हाफ सेल और पॉजिटिव हाफ सेल दोनों में चार्ज बैलेंस करने में हेल्प करता है। और चार्ज बैलेंसिंग को केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कहा जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि इट मेंटेन्स electrical neutrality in both half cell। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब चार्ज बैलेंसिंग। कैसे करता है ये चार्ज बैलेंस, इसको हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। ओके, सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से रिलेटेड कंप्लीट कर दिया हमने दोनों एस्पेक्ट्स कि अगर दो हाफ सेल प्लस होंगे तो कैसे कंबाइन होगा, एक प्लस एक माइनस होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में तो कैसे कंबाइन होगा, सेल कन्वेंशन कैसे लिखी जाएगी, किस बात का ख्याल रखा जाएगा, प्लैटिनम कब पहले कब बाद में लिखना है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन एंड ऑल दैट, टर्मिनल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्सटर्नल सर्किट कैसे होती है, ये सारी चीजें आ गई हैं आपके पास। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस।